गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ दिन का आगाज करें। कल रात जो हुआ कल रात जो हुआ से भूल जाएं। कौन सी एनर्जी? कहाँ के रात को क्या हुआ? वो कहते हैं कल रात जैसी भी थी मिट्टी पाओ भूल जाओ। नहीं जी, ये हर बार करते करते ना हम भूल जाते हैं, हम माफ़ कर देते हैं गलतियां, उसके बाद एक नया धचका हमें दे दिया जाता है। कितनी माफ़िया मांगेंगे हमसे। इंग्लैंड के साथ जो आपने किया, वहाँ पर जाकर 2 मैचेस जो थे बारिश की नज़र हो गए थे, 2 मैचेस आपने खेले, वो दोनों मैचेस जो हैं वो आप बुरी तरह हार चुके। उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात हो रही है और आपने कहा कि जी हमारे शाहीन जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। शाहीनों ने क्या किया? शाहीनों ने भी क्या किया और शाहीन ने भी क्या किया? शाहीन ने भी क्या किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो फिर आजम ने भी क्या किया और बाबर ने भी क्या किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुपर ओवर में शादाब ने भी क्या किया? एब्सोल्युटली। अच्छा, हर प्लेयर पे सवाल उठ रहा है। टीम की परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहा है। आप ये देखिए कि ज़ाहिर है इससे पहले क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे बड़े रिकॉर्ड हैं, हमारी बड़ी परफॉर्मेंस है, हमारी बड़ी तैयारी है, हमारा बड़ा मोराल है, हम जीत के लिए जा रहे हैं, हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन एक ऐसी टीम से हार जाना जिसकी ज़ाहिर है उस तरह से हिस्ट्री नहीं है, तजुर्बा नहीं है। फर्स्ट टाइम वो खेल रहे हैं, ऐसे T20 ठीक हो गया और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आप सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हुए हैं, बाद आकर आप ऐसी टीम के साथ जो है वो उसके सामने आप मतलब मैच को टाई कर रहे हैं। पहला तो सवाल ये उठ जाता है टाई कर रहे हैं, उसके बाद सुपर ओवर और उसकी प्लानिंग पर ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल निशान उठ रहे हैं कि शादाब को क्यों भेजा गया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से ज़ाहिर है जो अवाम जवाब चाहती है इनका। और बाद में बाबर आजम की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाना कि जी अमेरिका ने सुपर ओवर में हमारे से बेहतर खेल पेश किया। बिल्कुल ऐसे अब सभी इसमें लोग बेहतर खेले तो जाहिर है हमें भी पता है बेहतर खेले हैं कि जिसकी वजह से वो जीते, लेकिन आपने बेहतर क्यों नहीं खेला? सवाल तो ये है। सवाल बिल्कुल ये है, लेकिन सभी लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। फैंस बहुत अपसेट हैं, सेंटिमेंट्स उनके ज़्यादा जुड़े होते हैं पाकिस्तान की। जब हम बात करते हैं, ये वो खेल है जो कि पाकिस्तान को जोड़ता है, ये वो खेल है जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इस खेल में आपके बहुत दिलो जान लगी होती है। अब ऐसे में अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर ज़्यादा लोग अपसेट होते हैं। तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जिसने सबको अपसेट किया है, अफसरदा कर दिया है कि अच्छा मैं इसको यूँ देखता हूँ सबीन के जो टाई हुआ मैच, चलो वहाँ तक तो बात समझ आती है कि ठीक है आपने अच्छा अगर नहीं भी खेला तो ठीक है, अब अगले अगर अच्छा खेल भी गए मैच टाई तक समझ आती है। But what went wrong in super over? Exactly. You had a chance. Yes, you had a chance, but आपने बिल्कुल उसको मिस कर दिया। अब हर प्लेयर पे सवाल उठ रहा है, इस पर हम ज़रा बात भी करेंगे, बात करना ज़रूरी भी बहुत है। थोड़ी सी डिटेल्स में अगर हम जल्दी से बता दें कि 20 ओवर्स थे जनाब, 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और जवाब अमेरिका ने जो आखिरी गेंद है उस पर 5 रन उसको चाहिए थे। तो वो जो ड्रामाई लम्हात थे ना, अगर कहें तो अमेरिकी बैटर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार ने हारिस रऊफ को चौका मारा और ये मैच किया बराबर। फिर हुआ सुपर ओवर का मरहला जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को जीत के लिए दिए 19 रन। ये था हदफ, लेकिन कौमी टीम बना सके सिर्फ और सिर्फ 13 रन और यूं एक बड़ा अपसेट हुआ जो कि जाहिर है जिसने सबको अपसेट कर दिया ऑब्वियसली। अब ऐसे में जाहिर है हम बात तो कर रहे हैं, ये पहला मैच था। अगर ये हमारी बिगनिंग है, ये हमारा स्टार्ट है, तो हम आगे क्या करेंगे? अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा, अब शुएब टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा तनकीद करने का भी, क्योंकि अभी एक तरह से टूर्नामेंट का आगाज़ है और आपकी कोशिश ये होती है कि अपनी टीम को आप बस बकअप करते रहें ताकि वो आगे बेहतर परफॉर्म करते रहें, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रहे। बट देखें, गुस्सा एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो अपनी जगह होते हैं और वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं हुआ, वो बहुत सारे तजर्बाकार प्लेयर्स की तरफ से भी आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे शुएब अख्तर बहुत मायूस हुए हैं और उन्होंने मायूसी का इजहार किस तरह से किया, किस अंदाज से किया, सोशल मीडिया पर आपको दिखाते हैं। Disappointing loss for Pakistan. We are not off to a good start. Losing from USA, we repeated the history like we did against Bangladesh in '99 World Cup. Fortunately, Pakistan never deserved to win. Reason why USA ने बहुत अच्छा खेला, commanding position में थे हमेशा. Amir saved the match. शाहीन, आमिर, सब ने कोशिश की। 37 ओवर वो जीते हैं हमसे, अगर देखा जाए पूरा मैच 37 ओवर वो जीते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट पुल इट ऑफ। शुएब अख्तर की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने जिस तरह कहा कि
जीतना पाकिस्तान का हक ही नहीं बनता था, क्योंकि अमेरिका पूरे मैच में कमांडिंग पोजीशन पर था। अब हमें आगे क्या करना है, ज़रा हमें एक बहुत एग्रेसिव जाना होगा, एग्रेसिव भी जाना होगा और हमें एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, वरना फिर वही होता है जो हर दफ़ा होता है, अगर मगर ये और वो उससे हार गया तो फिर ये हो जाएगा, पूरी वो मैथमेटिक्स, हम ये जीत गए तो ये हो जाएगा, अगर उसने उससे ज़्यादा स्कोर कर लिया तो ये हो जाएगा, बारिश हो गई तो फिर एंड पे एक मामला यहाँ तक भी पहुँच जाता है कि वो बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। तो ठीक है, दुआएं भी जरूरी है लेकिन कुछ करना भी होता है। अच्छा, 10 स्पोर्ट्स की बात करें जिसमें द फ्लिक हमारा एक प्रोग्राम है जहां पर मेहमानों ने कौमी खिलाड़ियों से इज़हार यकजहती की थी कल। अच्छा, वो कैसे? वो काउबॉय हैट्स पहन कर, और बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ था। ये पूछा गया वहाँ पर जो मेज़बान थे उनकी तरफ से कि हैट क्यों पहनी आपने, तो मिसबाह उल हक ने कहा सिर्फ हैट नहीं पहनी, हमारे घोड़े पे बाहर खड़े हैं। अशरफ मलिक ने जवाब दिया इनके घोड़े डर कर चले गए हैं। बहरहाल ये तो ज़रा शुगल मेला थोड़ा सा अपनी जगह, हंसी मजाक, आपको एक लाइटर नोट पे चीज़ों को भी रखना पड़ता है, जहाँ पर आवाम इतनी अपसेट होती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ज़रा इससे पहले चूँकि टेक्सास में जब उन्होंने बुल फाइटिंग देखी थी, बुल राइडिंग ज़्यादा देखी थी, नॉट बुल फाइटिंग, तो वो काउबॉय हैट्स पहन के वो सब गए थे हमारे कौमी खिलाड़ी, तो इसलिए उन्होंने भी कहा शायद कहना चाह रहे हैं फाइट वो राइडिंग देखने के बजाय परफॉर्म कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, फाइन, राइडिंग देखने गए थे, इट्स ओके, बट परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्मेंस मैटर करती है। बिल्कुल। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। और क्रिकेट की तो हमने बात कर ली, वैसे हर लिहाज से अगर देखा जाए तो कल कोई अच्छा खेल के लिहाज से अच्छा दिन नहीं था। फीफा की बात अगर करें, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्वालीफायर 2 पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरब, शिकस्त हो गई पाकिस्तान को, सऊदी अरब ने 3-0 से मैच हरा दिया पाकिस्तान को। एक्चुअली अच्छे मेजबान है, मैंने कहा मेहमान है, ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब, तो लेट देम प्ले। एग्जैक्टली। अच्छा, अब लोग ये बात कर रहे होंगे कि ये क्रिकेट की बात आई तो इतना हार्श आए, और अब जब फुटबॉल की बात आई तो फिर कह रहे ओहो कोई बात नहीं, हार गए। वजह उसकी ये है कि इन्वेस्टमेंट आप पे ज़्यादा हुई है, और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट है अभी करना शुरू हुए हैं हम अपने फुटबॉल के ऊपर, वहाँ पर क्वालिफायर राउंड 2 पे पहुँच जाना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है हमारे प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी एक और इनका इस क्वालिफायर 2 का मैच जो है वो बाकी है, बट वही बात है कि पहले ही कहा जा रहा था कि जो क्या कहना चाहिए उसको, एक जो रन या एक जो आपका स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो चांस वैसे भी पाकिस्तान का नहीं है आगे बढ़ने का, बट स्टिल मैच तो हो रहा है। इट्सेल्फ एक खुशकिस्मती हमारे लिए कि फुटबॉल टीम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई, इन चीज़ों को ज़्यादा हम देख भी रहे हैं, इसको ज़्यादा हम सेलिब्रेट भी करें। चलें नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की, और जब बात स्पोर्ट्स की है तो जिस तरह से कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएस, और जिस तरह यूएस ने वो मैच जीता, उस पर ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान पर हो रही है, शाहीनों पर हो रही है कि वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन दिस प्रोग्राम। सलीम भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलीम भाई, पहले मैं बात सुपर ओवर के अलावा करना चाहता हूँ। जितना स्कोर हमने बनाया, आपको लगा सब ठीक था या कि नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं? बहुत शुक्रिया मुझे आपने इनवाइट किया। देखिए, स्कोर तो बहुत कम था, सबको पता है, और एक वक्त तो लग रहा था कि इतना स्कोर भी नहीं बनेगा, और तो फिर मैं शाहीन ने थोड़ा, फिर उससे पहले शादाब ने थोड़ी हिटिंग की थी तो इतना स्कोर बन गया। और जब आपका मैच हो रहा हो यूएस से या आयरलैंड से या ऐसी किसी टीम से, तो एक बड़ी टीम है, आप फॉर्मर चैंपियन भी हैं, तो एक चढ़कर खेलना चाहिए, इतनी बुरी तरह हराना चाहिए कि दुनिया देखे, लोग टीवी बंद कर दें कि यार बच्चों के साथ मैच है, हम क्या देखें। हम उल्टा घबराते हैं जब हमारा बच्चों के साथ मैच हो, छोटी टीमों के साथ मैच हो, कि यार बस इज्जत रह जाए, बच जाए। यकीन माने कल मैच से पहले कई मुझे लोगों से जो मेरी बात हुई, वो मुझे यही कह रहे थे कि यार जीत जाएंगे, यही डर है अमेरिका से ना हार जाए। और बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, आपको? हाँ। जी, उस लिहाज से ज़ाहिर है सलीम साहब, अगर देखा जाए तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि इतनी तजर्बाकार टीम नहीं है अमेरिका की, और अगर हम इतने तजर्बाकार हैं, सेमीज तक पहुंचे हुए, कितने T20s हमने खेले हुए हैं, और इसके बावजूद हमारे शाहीनों की ये परफॉर्मेंस, तो ज़ाहिर है लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मायूस हुए इस परफॉर्मेंस पे। ज़रा कुछ खिलाड़ियों पर भी तनकीद हो रही है, मैं चाहूँगी बारी बारी ज़रा उनको भी ज़रा एड्रेस ज़रूर करें। सबसे पहले आज़म खान पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जब वो फिट नहीं, पहले परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं नज़र आ रही है, तो दोबारा क्यों खिलाया? इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। बेंच में हमारे पास कौन मौजूद है? बेंच में हमारे पास मौजूद है साइम अयूब, उनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो किसको खिलाएं? सिलेक्शन ही ऐसी हुई है। देखिए, आजम खान की अब सब बात कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे,
लेकिन आजम खान को इसी फिजिक, इसी वेट के साथ मुंतखब किसने किया? क्योंकि तो सिलेक्शन कमेटी को जाके पूछना चाहिए ना कि भाई ये बंदा जो और वो जो सलीम भाई बात होती है कि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, इस पर मैं कमेंट आगे चलकर जरूर। हमें यासिर हमीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर क्रिकेटर। यासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। यासिर थोड़ा सुपर ओवर पे हम बात कर लेते हैं। सुपर ओवर में ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, प्रेशराइज थे हम लोग, क्या हुआ? अच्छा यासिर, आपकी ऑडियो सही से आ नहीं रही। हाँ। इस पर दोबारा आपसे हम कमेंट लेते हैं। सलीम भाई, मैं आपसे भी आप बात मुकम्मल भी कीजिएगा, लेकिन वो जो आजम खान से मुतालिक बात कर रहे थे उसमें बहुत से एक्सपर्ट्स और इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब उस पर ये सवाल होता है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है? और जी, यही मैं आपको बता रहा था कि जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। जो हमारे पास बेंच पे बैठे हैं, साइम वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आजम को जब सेलेक्ट कर रहे थे उस वक्त लोग कह नहीं रहे थे, उसी वक्त ये बात उठाने के। देखें, आजम का मसला है उनको फील्डिंग में भी छुपाना पड़ता है, इसीलिए उनसे विकेट कीपिंग कराई जा रही थी कि यार अगर इसको कहीं और खड़े करेंगे तो फिर मसला होगा कीपिंग में। लेकिन कीपिंग में भी उनसे गलतियां हुई। फिर आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद मुसलसल खेलते रहे तो उनकी परफॉर्मेंस वैसे इफेक्ट हुई। फिर लोगों ने जो उनकी मीम्स बनाई, ट्रोलिंग इनकी हुई, कैप्टन ने खुद उनके बारे में एक बात बोली जो लाखों करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी। तो एक बंदे का जब कॉन्फिडेंस नीचे आए वो होता है इस तरह की चीजें बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो यही आजम के साथ हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है कि किसे खिलाएं। यही इस पर जरूर मैं आपसे एक कमेंट लूंगा। जो आपने बात की ना कि उस पर उन पे क्रिटिसिज्म, इवन उन्होंने सारी पोस्ट पे अपने डिलीट की इंस्टाग्राम पे, हमने ये भी देखा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि कप्तान की तनकीद, जो आपने कहा कि लाखों करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी, मैं उस पर जरूर कमेंट लूंगा आपसे। एक कप्तान की तरफ से ऐसा कमेंट आना अपने प्लेयर के लिए वाकई बाइस शर्म है हमारे लिए, चूँकि ज़ाहिर है उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। कैप्टन तो वो होता है जो लोगों को जोड़े, टीम को जोड़े, उस बॉन्डिंग पर काम करे। लेकिन अगर आप ऐसे कमेंट करेंगे अगले का जो रहा सा मोराल है वो भी चला जाएगा, तो फिर जिम्मेदार कौन है? वो प्लेयर खुद है, बिल्कुल है, लेकिन वो एक कप्तान भी है। फिर बिल्कुल, देखिए एक खिलाड़ी है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सीधी सी बात है, आप उसको टीम से निकाल दें। लेकिन उसके ऊपर इस तरह की बातें हैं, जुमले कसना, इसकी इस तरह से ट्रोलिंग करना, वो तो आप उसकी पूरी जिंदगी थोड़ी खत्म कर देंगे कि क्रिकेट में अगर वो फ्लॉप हुआ तो एट द एंड क्रिकेट तो गेम है ना। लेकिन ये ऐसा हुआ इनके साथ, आजम के साथ। ऐसे में अच्छा यही है कि चलें साइम को फिर दोबारा ट्राई कर लें, आपके पास अगर ऑप्शन नजर नहीं आ रही। लेकिन यानी बस हमने ट्राई करना है, आप ऑप्शन ही नहीं छोड़े ना भाई। 15 अपनी स्क्वाड है, उसमें जो बाकी बचे 4 आप देख ले। हम जिनको ऑलराउंडर के नाम पे खिला रहे हैं, उनके नाम के आगे जब ऑलराउंडर वो खुद पढ़ते होंगे, उनको शर्म आती होगी, सोचते होंगे अच्छा मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे पता ही नहीं है बात। आप देख, हाँ तो ये वाकई बड़ा वैलिड पॉइंट है कि वो खुद सोचते होंगे ये क्या है जिनके नाम के साथ हमने ऑलराउंडर लगा दिया है। अच्छा, अब इसमें सलीम साहब आप किस तरह से इस सिचुएशन को देखते हैं? क्या हम सही टैलेंट को आगे ला नहीं पा रहे? क्या हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती स्टार्ट से, या फिर टीम में पॉलिटिक्स आप देखते हैं, या फिर एक तरह से फेवरेटिज्म चल रहा होता है? इस पूरी सिचुएशन, क्योंकि हम हमेशा देख रहे होते हैं जो खिलाड़ी पहले नहीं परफॉर्म कर रहे होते वही दोबारा खेल रहे होते हैं, और उसके बाद हम उन्हीं को ही तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि ये क्या है, और फिर कप्तान ने ऐसे कर दिया, और फिर सिलेक्शन कमेटी की बात हो जाती है। सो ओवरऑल आप देखते कहाँ हैं कि एक्चुअली गलती कहाँ से स्टार्ट होती है? देखें, गलती स्टार्ट हुई है सिलेक्शन से, गलती स्टार्ट हुई है दोस्ती यारी के जो मामला चल रहा है, जो लोग बात करते हैं, और भी कई मामलात ऐसे हैं। लेकिन मैंने खुद से अहद किया हुआ था कि मैं जब तक वर्ल्ड कप जारी है टीम के ऊपर ऐसा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लोग गो के अमेरिका से हारने के बाद मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन अभी आप रुक जाएं, इंडिया से मैच होने दें, पता लग जाएगा पाकिस्तान टीम की क्या पोजीशन है। अगर पाकिस्तान टीम ने, देखें अभी भी मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो ये सारी चीजें जो हैं ये धुल जाएंगी, ये सब दाग धुल जाएंगे। बहुत अहम बात है। नजरें उसी मैच पे हैं, उम्मीदें भी उसी मैच से हैं, और बहरहाल उम्मीदें टीम से ही हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब साथ मौजूद थे, हमसे थे, लेकिन ज़रा वो तमाम सवाल वो अभी तक हल तलब हैं कि सुपर ओवर में फ़ख्र के साथ इफ्तिखार को क्यों खिलाया, इसी तरह बहुत से और सवालात हैं, और ज़ाहिर इस पर हम बात भी कर रहे थे। बिल्कुल जी। अब लेकिन गुड लक टीम पाकिस्तान वंस अगेन। ये तनकीद ज़रूर है, लेकिन साथ साथ ये दुख है जिसका हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ किसी तरीके
तरीके से जा सके। और 9 जून को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान इंडिया का। गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े इंशाल्लाह। एग्जैक्टली तो हम बेसिकली अपनी टीम के साथ हैं। आगे बढ़ते जी, जब आप सवालात की बात करें, वो सवालात सियासी शख्सियात पे भी उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो सवालात ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऐसे में मरियम नवाज साहब का जिक्र आपने कर दिया ना समीन, क्योंकि आपको याद है जिस वक्त ये नॉमिनेट हुई थी फॉर सीएम, तो बहुत से तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि अच्छा वाई नॉट एनी अदर ऑप्शन, सिर्फ इसलिए कि वो ख़ानदान में तो इनको ये ओहदा मिल रहा है। हाँ। जिस पर ये राय दी जाती थी नून लीग की तरफ से कि नहीं आप वक्त दे दें, तो वो 100 डेज ऑफ कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। ठीक है जी, हलफ उठाया तो उन्होंने फरवरी में, अब 100 डेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक बहुत सारे मुख्तलिफ मंसूबे थे जिनको ज़ाती तौर पर उन्होंने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी और बाज़ारों, हस्पतालों और जेलों के दौरे उन्होंने शुरू किए और किसानों के लिए कार्ड जारी करने की बात हुई। उसके अलावा नौजवानों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ देने की बात हुई और तलबा को आसान किस्तों पर मोटरसाइकिलें देने की बात भी हुई। काश्तकारों को सोलर पैनल फराहम करने के वादे किए गए। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे, जिस तरह से नादार अफराद थे उनके लिए मॉडल घर बनाने की बात की उनकी तरफ से। मैं बात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसको एनालाइज करेंगे कि इनमें से कितने वादे थे जो कि पूरे हो सके। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो बस सर्विसेज, बहुत सारे मंसूबों के ऐलानात किए गए हैं इन 100 दिनों में। तो इस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब आज मौजूद हैं। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो सर आपसे ही मुतालिक सवाल कर लूँगा, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने सफाई से मुतालिक बात की थी, शहरों से मुतालिक कहा था, मॉडल विलेजेस की बात उन्होंने की थी। क्या पंजाब साफ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आके तो पंजाब की आवाम को बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम को बिलअमूम ये आगाही दे सकूँ कि हुकूमत पंजाब ने मरियम नवाज साहबा की क़यादत में जो इक़दामात उठाए हैं उस हवाले से सबसे पहले तो ये सुथरा पंजाब के हवाले से जो आपने बात की कि सफाई की मुहिम का आगाज़ किया गया, बिल्कुल ये बात ठीक है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आते ही सबसे पहली जो चीज़ जो हमारे डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाई और जो बात की वो ये की कि पंजाब को हमने साफ़ करना है, और फिर साफ़ नहीं करना है, इसको साफ़ रखना भी है। तो इस सिलसिले में हमने इस मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें एक्चुअली 3 फेजेज़ में इसको डिवाइड किया। पहला फ़ेज़ ये था कि जो इससे पहले एक कचरे के ढेर पड़े होते थे हर जगह, उनको क्लियर करना था, ताकि पुराने कई दहाइयों से जो कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था तो उसको क्लियर करना था। तो हमने वो काम शुरू किया। अब ऑब्वियसली जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको अपनी हुकूमत की डिपार्टमेंट्स की कमज़ोरी को भी पता चलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं उस सिलसिले में। अब मैं आपको एक बुनियादी सी बात बताऊं कि जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें ये पता चला कि जी हमारे पंजाब में उस वक़्त जो टोटल कचरा डेली का पैदा होता है वो 57,500 टन पैदा होता है, और हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी मौजूद थी जो कि हमारी 229 लोकल गवर्नमेंट्स की सूरत में और 8 हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की सूरत में, वो सिर्फ 18,000 टन उठाने की कैपेसिटी थी। यानी कि डेली का 39,000 टन वो कचरा या कूड़ा था जो हम उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा। और ये कैपेसिटी आज तक किसी ने बिल्ड करने की कोशिश भी नहीं की। अब ये वो इशू था जो हमारे सामने आया। फिर ऑब्वियसली इसके सेकंड फेज़ का जो हमने आगाज़ शुरू किया उसके बाद वो ये था कि जी हम एक ऐसा मॉडल लेके आए जो कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए ना हो बल्कि रूरल एरियाज़ के लिए भी हो। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब का जो 65% रूरल एरिया है वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज का आज तक 77 सालों में कोई कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि देहातों के भी कोई सफाई का निज़ाम होता है जो किया वो बता दें सर। तो ये चीज़ नहीं है। तो एक्चुअली मैं बताने लगा हूँ जी आपको। एक तो हमने जो 1 टाइम क्लीनिंग की, अच्छा। उसके साथ साथ हमने ये एक नया मॉडल प्रपोज किया जिसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया ऑलरेडी, कि हम लोग पूरे को यकसा तौर पर एक निज़ाम देने जा रहे हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए, और इसमें हम तकरीबन 250 हाउस होल्ड के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर जो है ना वो रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा एक सवाल इसमें कर लूँ। जो आपने कहा कि 1 टाइम क्लीनिंग आप लोगों ने की, चूँकि इससे पहले आपने कहा कि दहाइयों का कचरा था जो कि साफ़ किया, और आपने खुद कहा कि 57,000 टन कचरा रोज़ाना प्रोड्यूस हो रहा है और 18,000 टन आप लोग उठा पाते हैं, ये कैपेसिटी थी फ़िलहाल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कैलकुलेशन में ज़रा कमज़ोर हूँ, लेकिन बेतहाशा कचरा था जो कि मौजूद था।
क्या ये फिगर आपके पास है कि जो वन टाइम आपने कचरा उठाया वो कितना उठाया है? देखिए उसमें इस वक्त तो मेरे पास ये फिगर एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। नहीं, ये मेरा सवाल इसलिए किया क्योंकि आपने खुद का कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी अगर नहीं है तो हमने वो कचरा उठाया कैसे सारा जो दहाइयों का था? नहीं, वो वन टाइम के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके तो ऑब्वियसली जहाँ पे अब आपको पता है देहातों में सिस्टम क्या होता है कि देहातों में एक जगह पे ना कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिसे पंजाबी में रूढ़ी कहा जाता है कि वहाँ पे लोग कचरा सारा फेंकते हैं। वहाँ से उनको हमने क्लियर किया, जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं उनको हमने क्लियर करना शुरू किया। लेकिन ऑब्वियसली हमने एक दफ़ा क्लियर किया, लेकिन 5-7 दिन बाद हम जाके वहाँ पे फिर देखते थे, फिर वहाँ पे लोग कचरा फेंक देते थे। अच्छा। तो वो इश्यूज रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि घरों से कलेक्शन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था इससे पहले, देहातों में खासतौर पर, शहरों में अगर कहीं था तो वो उस तरह का कोई इफेक्टिव सिस्टम नहीं था मौजूद। अब क्योंकि जो निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, अब इसको ज़रा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें हम घरों से कलेक्शन से लेके उसके अलावा जो मैनुअल स्वीपिंग होगी, जो गलियों की होगी, रोड्स की होगी, छोटे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, इसके अलावा जो बड़े रोड्स उसकी मैकेनिकल स्वीपिंग, और इसके साथ बड़ा अहम चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे पानी खड़ा रहता है गलियों के अंदर। उसकी वजह ये है कि बाकायदा तौर पे जो ड्रेन्स की डिसिल्टिंग नहीं की जाती। हाँ। तो उसको भी हमने इसका पार्ट बनाया है। तो एक्चुअली जो ऑपरेशन होगा वो इस तरह होगा कि डोर टू डोर कलेक्शन और मैनुअल स्वीपिंग। ठीक है, ये सब कुछ होगा, ये प्लान आपने बना लिया, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी वही है कि जो 30 दिन की डेडलाइन थी, इसका मतलब है वो पूरी नहीं हुई। तो क्या मरियम साहिबा मुतमईन है आप लोगों की परफॉर्मेंस से? मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुन ले। मैंने आपसे ये बात की कि हमने कटाया, जो वन टाइम क्लीनिंग थी ना वो हमने उठाई, वो किया। अच्छा। लेकिन अब एक चीज है, उसको वो एक दफा तो हमने उठा लिया, एक बार पंजाब साफ होकर दिया थे वहाँ पे, तो फिर वहाँ कचरा पड़ा। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझ पा रही वो ये है कि फर्स्ट टाइम आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आपने आउटसोर्स किया, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए, और उसके बाद दैट्स द पॉइंट। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये पॉइंट इस वक्त है। लेकिन अब हम एक्चुअली ये करने जा रहे हैं कि हम एक परमानेंट जो है ना निज़ाम लेके आ रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने गुजारिश की है कि 250 हाउस होल्ड के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर होगा। तकरीबन पंजाब में इससे 1 लाख ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया, इस पर आपने जरा प्लान भी अपना शेयर कर दिया। मैं लेट्स मूव ऑन सर, क्योंकि जरा वक्त कम है। नहीं, आपने सफाई पर सर बात की, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा। जी, अब जल्दी बता दें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, इसका हमने एंड टू एंड सोल्यूशन किया। ये नहीं कि कचरा हमने एक जगह से उठाया जाके कहीं जगह डंप कर दिया। आप देखें, जब कचरा किसी जगह पे हम बगैर किसी प्लान जगह के ऊपर, अनप्लान जगह के ऊपर डंप करेंगे तो वो माहौल को पोल्यूट करेगा, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम है। हम बाकायदा पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में पहली दफा लैंडफिल साइट्स बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम सेग्रीगेशन कराची में ऑलरेडी है सर लैंडफिल साइट्स। इसी वो लैंडफिल साइट्स नहीं है, वो हैं डंपिंग साइट्स हैं, जो बाकायदा साइंटिफिक बुनियादों पे जिस लैंडफिल साइट्स हैं वो हम पहले बनाने जा रहे हैं। डंपिंग साइट्स तो हमारे पास भी हैं, लाहौर में भी हैं, लेकिन जो बाकायदा एक लैंडफिल साइट जिसे कहा जाता है ना, जो आपकी कार्बन लैंडफिल साइट कहाँ होगी का भी सबब बनता है। ये हमने 5 पंजाब में बनानी है। हमने वैसे 23 साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा। इस बजट में हमने इसके लिए स्कीम्स रखी हैं। सही हो गया। चलिए सर, सफाई से आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे इनिशिएटिव से वक्त मुख्तसर है, हमें उन तमाम इनिशिएटिव से बात करनी बहुत जरूरी है कि 100 दिन के अंदर जो ऐलानात किए गए तो उनमें से कौन कौन से वादे पूरे हुए। किसानों के लिए क्या किया? किसान कार्ड की बात हो रही थी, और फिर गंदम का मामला भी सामने आ गया, सोलर पैनल की बात हो रही थी। सो इस हवाले से किसानों के लिए क्या ऐलानात थे और उनमें से किन पर अमल दरामद हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने पहली दफ़ा पंजाब के जो छोटा किसान है उसको, जो उसकी सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना, वो होती है कि जब वो किसी फसल को के लिए जाता है ना, तो वो कर्ज़ा उठाता है मार्केट से। और जब कर्ज़ा उठाता है 20-20, 22-22, 25% के ऊपर वो कर्ज़ा उठाते हैं, और फिर वो उनका जितना प्रॉफिट है वो उस कर्जे की सूद की मंजिल निकल जाता है। अच्छा। अब ये है कि हम पहली दफ़ा पंजाब में सबसे पहले 5 लाख किसानों को किसान कार्ड्स के तहत तकरीबन जो ये 12.5 एकड़ जो ज़मीन वाले किसान हैं वो शामिल होंगे। उनको पहले 5 एकड़ जो उनकी ज़मीन होगी उसके ऊपर 30,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से हम कर्ज़ा देंगे, और ये तकरीबन 1.5 लाख रुपया फ़ी किसान बनता है। तो ये कर्ज़ा उनको दिया जाएगा।
और ये कर्जा जो है ना ये इस तरह का होगा कि वो इस पे सूद भी कोई नहीं होगा और उन्होंने अपनी फसल का टाइम जब मुकम्मल होगा तो फिर उन्होंने वापस करना है, फिर ये उनके लिए दोबारा अवेलेबल होगा अगली फसल के लिए दिया जाएगा। तो ये देखिए उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। नहीं ऑब्वियसली ये तो इसका लॉन्च इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 100 दिन में क्या ऐलानात की बात तो नहीं हो रही थी, किन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है? मेरी गुजारिश सुने। ऑब्वियसली आप एक सिस्टम को एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। अब इसका बकायदा ये तो बजट का हिस्सा बन चुका है, इसका मतलब ये कि ये तो कर्जे दिए जाने हैं, अब इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी पहली रजिस्ट्रेशन होनी है, लोगों की किसानों की रजिस्ट्रेशन होनी है, वो तो उसका तो आगाज हो चुका हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये इस स्कीम का आगाज हो चुका है। लेकिन ऑब्वियसली आइंदा गंदम बहरान नहीं आएगा, आइंदा किसान परेशान नहीं होगा, जिस तरह इस्तेसाल किसान का हुआ है वो आइंदा नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुन, देखिए बिल्कुल आप यही सोचें कि जी किसान का जो छोटा किसान है खासतौर पर उसको कतन उसका कोई इस्तेसाल नहीं होगा। और जैसे मैंने गुजारिश की 20-25% के ऊपर वो कर्जा उठाते थे, वो कर्जा लेते थे 20-25% सूद के ऊपर। अब ये देखिए ये उनके 20-25% की बचत होनी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। नंबर 2 मैं बताऊँ आपको, ये बात, ये गंदम की आपने बात की है, ठीक है गंदम का इस दफ़ा ये इशू बना, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी देखें, इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है। यकीन मानिए कि लोगों को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जो नॉर्मली क्या होता था, जो मिडल मैन था, जो किसान से गंदम लेता था, उसके बाद वो बारदाना लेके तो वो उसमें से पैसे कमा लेता था, उसको नुकसान हुआ होगा कि उसने वो वहां से उनसे नहीं ले सका, या मतलब उसको अगर बारदाना तो पहले से मालूम था कि बम्पर क्रॉप होनी है। किसान को तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर किसान को उससे नुकसान नहीं हुआ। किसान जो मतलब, लेकिन जो असल में मिडल मैन था, जो किसान से फसल लेता था, जो 3400-3500 से ले रहा है, उसके बाद अगर बारदाना उसको 3900 में मिल रहा है, तो वो बारदाना जो 3900 में वो बारदाने वो गवर्नमेंट को बेच रहा था, तो उसको वो 400-500-600 रुपया फी मंथ के ऊपर। इन शॉर्ट हुकूमत से कोई गलती नहीं हुई, गंदम का जितना भी स्कैंडल था हुकूमत से गलती नहीं हुई, क्योंकि बम्पर क्रॉप हुई और उसके बाद किसानों को जो है वो फायदा बहुत ज्यादा हो गया। व्हाट अ लॉजिक। मेरी गुजारिश सुने। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैंने ये कहा कि उनको नुकसान नहीं हुआ, मैंने ये कतई नहीं कहा कि वो उनको फायदा बहुत ज्यादा हो गया। देखिए मेरी बात, जवाब मैं दे रहा हूँ, आप मुझे मौका देना कि मैं जो बात कह रहा हूँ। बात ये है कि आप ये देखें कि आपका तकरीबन 1000 रुपये 20 किलो का जो है ना आटे का बैग 1000 रुपये सस्ता हुआ। आप मुझे बताएं कि कितने % लोग हैं जिनको ये फ़ायदा हुआ है। देखिए ना किसान को सिर्फ फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है इसके साथ साथ। ये बुनियादी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को इस तरह देखें कि आप देखें ना, किसान को मुझे बताएं कि जिससे 30-33-3400 में गंदम बेची है उसको नुकसान हुआ, नहीं नुकसान हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि आप देखें आपकी 60-65% आबादी जो आटा खरीदते हैं उनको देखे कितना फायदा हुआ है। पॉइंट आ गया, इसका फैसला किसान कर लेंगे कि किसान सोलर पैनल्स कब दे रहे हैं, जरा ये भी बता देना। दे चुके हैं, आगाज हो चुका है उसकी रजिस्ट्रेशन का, क्या प्रोसेस है? ये भी क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन का भी आगाज हो चुका है, ये भी इसी बजट में हम इसके लिए रख रहे हैं। ये जो प्लान, ये जो हम, क्योंकि देखे ना बुराई चीज़ ये है कि आप कोई भी सब्सिडी देते हैं तो वो बजट करते हैं आप उसके लिए। अब बजट का मरहला शुरू होने वाला है, जून में बजट पास होगा हमारा। ठीक है, यानी जो होगा वो बजट में होगा, और ज़रा प्लानिंग आप लोगों ने की है और इसका अमली तौर पर हमें बजट में चीज़ें सामने नजर आएंगी। प्रोसेस का आगाज़ आप लोगों ने कर लिया है। वी रियली विश एंड होप कि वो जो आगाज़ हुआ है बहुत फ्लॉलेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बजट में चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि एलोकेट हो जाएंगी तो चीज़ें वाकई बेहतरी की तरफ जाएं। और जो बात आपने की ना किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो ज़रा उस पर हमारी राय बिल्कुल ये है कि नहीं, जो किसान अगर परेशान है तो जिम्मेदार फिर हुकूमत होती है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, चीज़ें आगे बेहतर होंगी और वी रियली विश एंड होप कि चीज़ें बेहतर हों। ब्रेक लेने नाजरीन, सर बहुत मौजूद थे नाजरीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक यूसुफ साहब, हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ शादीशुदा मर्दों से मैं करना चाहती हूँ, आपसे भी, और सवाल आज आपसे भी। आज आप फंस गए। चले फिर करें। अच्छा, ये एक हो सकता है, अगर आप मुझे कोई इंसेंटिव दें, कोई मुझे कोई कमिटमेंट कर ले कि ये खिला दूंगा या कुछ ऐसा, तो मैं आपसे सवाल नहीं करके मैं आगे स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ। करें सवाल। नहीं करूँ सवाल?
क्या माँ के लाडले हैं? कैसे बैलेंस करते हैं वैसे? किस चीज को बैलेंस करना है? माँ के लाडले में बैलेंस क्या करना है? अच्छा, क्या होता है हमारे यहाँ माँ के लाडला में जरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। अक्सर ये देख रहे होते जी, ये जो बंदा है, जो लड़का है, ये माँ का बड़ा लाडला है अपने, ठीक है, और उसके बाद सारी चीजें अपनी बीवी को मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अम्मी ने इजाजत नहीं दी आपको बाहर जाने की, अम्मी ने इजाजत नहीं दी आपको रंग पहनने की, मेरी अम्मी को बुरा लगता है कि आपने लाल लिपस्टिक क्यों लगाई है, मेरी अम्मी को बुरा लगता है कि आप मैके क्यों गई हैं। बहुत सारी चीजें आप अपनी बेगम के हवाले से भी जो फैसले लेना शुरू कर देते हैं, वो अपनी अम्मी से पूछ कर लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो लाडले वाली बात अपनी जगह, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर माँ का लाडला है तो अच्छा शौहर नहीं होगा? अब ये तो जाहिर है ये डिबेट है जो कि आज जिस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। दोनों बहुत अहम रिश्ते हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बैलेंस क्रिएट करना हमें आज के दौर में बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने बात की ना, वो रंग से मुताल्लिक या किसी और चॉइस से मुताल्लिक, हम जरा अलग रहते हैं तो इसलिए वो वाले मसाइल हैं नहीं। तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हाँ, जरा इसी हवाले से बात करते हैं। आप हमें कॉल जरूर करें और जरूर बताएंगे क्या आपके घर में ये मसला है, या क्या आप माँ के लाडले और आपको बैलेंस करने में मुश्किल पेश आती है। और बहुत सारी खवातीन ज़ाहिर इससे रिलेट कर सकती होंगी। और ये बड़ा नेचुरल सा होता है हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो कि बड़ा प्यारा भी है। वो प्यारा इस अंदाज में है कि आप फैमिली के साथ भी रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से आप कनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारा पैनल साथ मौजूद है। वी हैव विद अस मिसेस खाजा, मैरिज काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? सो गुड टू हैव यू। आपके साथ मौजूद हैं सोबिया खतीब साहिबा, वेलनेस कोच हैं। आपको वेलकम करेंगे स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिसेस खाजा, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो अभी हमारी चिट चैट भी थी, क्या ये ज़रूरी है कि लाडला बेटा अच्छा शौहर नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही है। जब माँ का लाडला होता है तो वो माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है अपने बेटे के बारे में। वो शादी करके ले तो आती है लड़की को, लेकिन उसे मेंटली एक्सेप्ट ना खुद करती है ना बेटे को करने देती है। वो बड़ी इनसिक्योर फील करती है कि ये तो सिर्फ पहले मेरा था, अभी ये इस लड़की का भी हो जाएगा, इसकी बात मानेगा, मैं कहीं अकेली ना रह जाऊँ, या मुझे मतलब लोनलीनेस फील ना हो, या उसे बड़ा फील होता है। तो वो बेटे को बड़ा कंट्रोलिंग रखती है, जो कि बड़ी गलत बात है। बचपन में देखें, जब एज होती है बच्चे की, ग्रोइंग एज होती है, उस वक्त आप बच्चे को कंट्रोल करें, उसे आप करें। लेकिन जब बच्चा ग्रोन अप हो जाता है, जब आप उसकी शादी एटलीस्ट कर देते हैं, तो उसे आज़ाद छोड़ दें, उसे अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद डिसीजन करने दें। हर मामले में जब आप डिसीजन करेंगे बेटे के लिए खुद भी, और उसको कहेंगे कि बेटी उस पर, लड़की पे रोब डाल के रखना है, आते साथ ही उस पर रोब डाल के रखना है, पहले दिन ही कोई इसकी बात नहीं माननी, उसको बता देना है मेरी माँ की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कॉल्स बहुत आएंगी जी, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फौजिया बात कर रही हैं हमारे साथ। फाइजा क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी ना अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है। और बड़ा ना उन्होंने देख के शादी की थी, बार बार ईदियां भी भिजवाई थी, जोड़े भिजवाते थे, बरियां भी दी थी, बहुत कुछ किया था। मेरी ये समझ नहीं आता कि शादी के बाद फिर वो क्यों, मतलब रातों को हमारी एक गोल टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, बेटे को बुला लिया जाता था और फिर उसको एडवाइसेस दी जाती थी कि आज तुम्हारी बेगम ने ये किया, आज तुम्हारी बेगम के घर वालों ने ये किया, झगड़े करवाए जाते थे। कमरे का दरवाजा क्यों बंद करके रखते हो दिन भर, ये क्यों करते हो? तो भाई जब इतने शौक से लेकर आते हैं तो फिर क्यों इस तरह की वो जो है वो मतलब इतनी सारी जो हम मॉनिटरिंग करते हैं हमारे साथ, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, या तो ना करवाएं बच्चों की। अच्छा, एक सवाल करता हूँ आपसे कि आपके शौहर ने इस सिचुएशन को डील कैसे किया? भाई वो मुझसे लड़ते रहते थे कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उधर जवाब क्यों दे दिया, तुमने ये क्यों कर दिया। और मैं परेशान रहती थी कि मैंने गलत क्या किया है। मैं वही करती हूँ जो मुझे कहा जाता है, और अपनी पसंद से लाए सब लोग, बड़े सर आंखों पे बिठा के वादे कर करके मेरे माँ बाप से मुझे लेकर आए, तो फिर क्यों मेरी जिंदगी अजाब की हुई उन्होंने। क्या कहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ भी मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे मदर की शादी के बाद फ़ौरन कंट्रोलिंग की एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो मुझसे ही पूछेंगे, मुझसे ही सुनेंगे, मैं जो कहूँगी उसी तरह से चला, ये एक एक्सपेक्टेशन है ना। माँ से पहले, सास से पहले वो एक इंसान है, इंसानी उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, वो जो उसकी बिल्डिंग हुई है अगर 30 साल 35 साल, उसके साथ वो चीज़ें जो सारी कर रही है। हमारे माशरे का एक कॉन्सेप्ट है कि हम रिश्तों को पहले, जैसे फैब्रिक होता है ना, हम कहते हैं ये माँ है, माँ से पहले देखते नहीं इंसान है। इंसान की भी कुछ ट्रेड्स हो सकती हैं, जैसे वो कहते हैं ना गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई और इन्होंने ये एक वर्ड यूज़ किया,
पहले 3 साल रिसर्च ये कहती है, क्योंकि बीइंग एन आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हमेशा जब रिलेशनशिप इश्यूज मेरे पास आते हैं उसमें सबसे पहले दोनों पार्टीज से मैं सुनती हूँ। हर दोनों पार्टी की जो अपनी फैब्रिक्स होती है ना, वो ऐसी लेयर्स होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्टेशन का एक जो होता है, और खुद से बढ़ के अपने अपने जैसे कहते हैं ना, अपनी आगोश में ले लेने वाली जो पावर डायनामिक है ना, कि मैं हूँ। दोनों के दरमियान रिश्ते के अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता है, उसके दरमियान कि मैं ही हूँ न्यूट्रलाइज। मैं हमेशा लफ्ज़ कहती हूँ कि ब्लैक ग्रे मेथड जो होता है ना, कि न्यूट्रलाइज करना, एक्सेप्ट करके 3 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तो ऑब्जॉर्प्शन पावर होती है। अगर वो सस्टेन कर जाता है रिश्ता, ये 3 साल इट्स नॉट अ लिमिटेड। पहले आज हम देख रहे हैं कि हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद डाइवोर्सेस या कॉम्प्लिकेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि सेपरेशन लेवल पे जाते हैं। दोनों लेवल पे ज़रूरी है कि जैसे ये कह रही है ना कि ये जो पहली एक्सपेक्टेशन थी कि उन्होंने बड़ा फैब्रिकली दिया दिलाया, क्वीन की तरह, मतलब एक तरह के ट्रीट किया, लेकिन जो ही आए तो वो लेबर की तरह कहने लगे कि यहाँ अपॉइंट हो जाओ, आपको पता है कि बस घर आ गई है तो उसके बाद जो है, और एक्सपेक्टेशंस वाली जो आप बात कर रही हैं सौम्या, एक चीज मैं ऐड करूं कि आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप भी, बट मेरी एक राय इसके अंदर ये है कि शादी करके जब आप अपनी बीवी को घर लेकर आए ना, तो आपकी माँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। इस्लाम में कहीं तो वो जो एक्सपेक्टेशंस वाली जो आप बात वो करें तो अच्छी बात है। फैब्रिक को यहाँ देखें, हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसमें हमारी तालीमात के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारी जो माएँ हैं वो शादी को फैमिली वाइज देखती है, इंडिविजुअल वाइज नहीं। यही बात कर रही हूँ कि कल्चरल एस्पेक्ट से सोशल एस्पेक्ट के अगर देखा जाए तो कर दे, अच्छी बात है, बट मैं वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात कर रही हूँ कि एक बेटा जिस पर फर्ज है अपनी माँ की खिदमत करना, वो पूरा दिन ऑफिस है, वो टाइम नहीं दे पा रहा, बट एक औरत अगर वर्किंग भी है तो उसके ऊपर ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आपने घर आकर उसकी माँ को भी देखना है। तो मैं एक एक्सपेक्टेशंस की, अगर वो एक्सपेक्टेशंस ऐड करना चाहूंगी, इतने प्यार से करती रही सब कुछ, आज आप कहती हैं कि वो माँ का ख्याल ना रखे। माँ का ख्याल वो बेटी बना के लाइए, इतने प्यार से लेकर आई और आप कहते हैं वो ख्याल ना रखे। मैं एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से एक बात कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसकी माँ नहीं, वो हमारी सास भी होती है। वो सास जरूर है, मैं यही बात कर रही हूँ कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात और इखलाकी तौर पे एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सास की शादी से पहले लड़के को कन्विंस करने के लिए, जब लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा होता, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी वो हुनरमंद है, यही बात शादी के बाद जब लड़का कहता है तो कहते हैं पागल हो गया। बिल्कुल, तुम तो जोरों के गुलाम हो गए। कॉलर है हमारे साथ, खलील साहब हमारे साथ। खलील साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शेख साहब, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, स्पेशली बड़ा एक अहम सोशल इशू है जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही है। यकीनन जो मदर्स हैं उनका जो है एक बहुत बड़ा किरदार है, स्पेशली अगर आप देखें उनका एक बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की जो है वो ग्रूमिंग के लिए, एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, और एक बच्चे की जो है आप समझ लें जिस तरह कहा गया है कि माँ जो है वो एक बच्चे की पहली दर्श होती है। जब बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद एक वाइट पेपर है बच्चा, और उसके ऊपर किसी किस्म की लाइन अगर आप कुछ भी अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा ये बात अहम है, लेकिन वो चाहे फिर माँ चाहे बच्चों की माँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सवाल करें अगर कोई। बिल्कुल जी बिल्कुल इस किस्म का है। और दूसरा ये है कि उसमें अगर देखें तो उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा किरदार माँ का ही होता है। माँ जो है एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है, मैनर्स सिखाती है। ठीक है, जाहिर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी भी इस पे मेरा एक राय है कि वो माँ पहले बीवी भी थी। ऐसा है कि देखें, जब माँ इतनी कंट्रोलिंग होती है उसका असर क्या होता है कि वो जो लड़की है वो साइको हो जाती है। उसको जब सारी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जो एक्सपेक्टेशंस लेके आती है वो पूरी नहीं होती, खामद उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकता माँ की इजाज़त के बगैर, तो वो लड़की फिर साइको हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि घर की जो खूबसूरत ज़हीन तरीन लड़की होती है शादी के बाद साइको और नकम्मी क्यों हो जाती है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जब उसको प्रॉपर वहाँ पे अपने ससुराल में खामत में उसे वो मुकाम नहीं मिलता, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको लिबर्टी नहीं मिलती। मुख्तार साहब, और ये सारे मसाइल उसकी जॉइंट फैमिली के हैं। शुरू में ही आप बच्चों को अलग एड्रेस करते। कॉलर हमारे साथ है जी, मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शादी के बाद बीवी के पास जाएं तो मां नाराज होती, माँ के पास आए तो मां नाराज होती। इन दोनों रिश्तों को कामयाब करने के लिए क्या राय होगी, क्या आपकी? ये है बुनियादी सवाल, ये बुनियादी सवाल है। अब दोनों बारे में एड्रेस करें। पहले सोचिए आप इसको। बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। जैसे सबसे बड़ी दीवार और सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं ना दोनों वे ट्रैफिक चलाने वाला पर्सन होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है ना, इस चीज में मैं कहूँगी वो बेचारा मर्द होता है या बेटा होता है। अगर उसकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर इतनी डिपेंडेंसी है कि वो हर चीज़ के लिए इस उम्मीद में है कि ममा सजेशन देंगी, वो जो ममाज बॉयज़ कहते हैं जिनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, आजकल की ख़वातीन की एक ट्रेंडिंग होती है। सो बहुत से लेवल पे अगर फ़र्ज़ किया वो इतना डिपेंडेंट है, देखें दोनों लेवल पे खातून को बीइंग एन बीवी और बीइंग एन औरत इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि 30-35 साल उसने जो माँ के साथ गुजारे हैं, डेफिनेटली वो बहुत सी चीज़ें इंक्लाइन करेंगी। स्टार्टिंग से ही पहले 6 महीने में अगर आप उस रिलेशनशिप को कहते हैं कि वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस या जूम इन आप पे हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो इस लेवल पे मैं खातून को ये मैसेज देना चाहूँगी, और जो मर्द बेचारा है उसकी जो जूमिंग है बैलेंस क्रिएट करे। बैलेंस बेचारा नहीं कहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स अल्लाह पाक ने इसीलिए घर का जो सूबेदार बनाया है ना, वो मर्द को इसलिए बनाया है, बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट उसके नर्व्स का कंट्रोल होना, उसका मैनेज करना, एक तरफ से दोनों तरफ से ट्रैफिक को एक्सीडेंट के लेवल पे करता रहे एक्सीडेंट ना हो। इस पर आप भी राय दें। आप मुझे पहली बात आपने की थी ना, मुझे वो इतनी अच्छी बात लगी कि जो आपने कहा ना कि पोजेसिव वाला मामला, आई थिंक बुनियादी इशू वही है। इनसिक्योर हो जाती है ना माएँ कि हमारे पास अब बेटा नहीं रहेगा, ये उसका हो जाएगा। बात वो है कि वही बात है कि लड़के को बैलेंस करना पड़ता है, बीवी को भी और माँ को भी। अगर वो घर में आता है, सबसे पहले अगर माँ को मिलके सलाम करके उसके रूम में 5-10 मिनट बैठ जाए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अच्छा बीवी वहीं बैठ जाए, इकट्ठे बैठ जाए, मतलब इकट्ठे बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब बड़ों का जो एहतराम होता है वो लाजिम है, माँ के पास मिले सलाम करे, फिर अपने रूम में जाए, चेंज वेंज करे, जो एक होता है, लेकिन करने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जब वो ओवर अप हो जाते हैं ना, कि वो जो बीवी को छोड़ के कमरे में रात 2-2 बजे तक माँ के पास बैठे हुए हैं, उसे पट्टियाँ पढ़ रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और उसकी पूरे दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं, इसने क्या किया क्या नहीं किया, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। अभी भी हो रही हैं ये चीज़ें, अब इतने सालों से ये इश्यूज देख रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, काफ़ी जगहों पे अभी ये चीज़ें, और ये सिर्फ मैं बताऊँ लड़कों की मामाज बॉय नहीं, मामाज गर्ल्स भी होती हैं। I was about to say, लड़कियों का भी ये इश्यूज है। सुबह शादी हुई है, शादी हुई है, सुबह उठते साथ माँ को कॉल, मुझे खामद ने ये कहा, मुझे सास ने ये कहा, मुझे नंद ने कहा ये कपड़ा पहनो, वो करो। अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्ची को अच्छा मशवरा देगी, बेटा कोई बात नहीं, आप उस घर में गई हो, आप उनकी बात मानो और उसको फॉलो करो। और ये अगर नेगेटिव दूसरी साइड पे भी हो सकती है, नहीं कोई जरूरत नहीं, आज ही तुम नीचे लग जाओगी, तुमने कोई बात नहीं माननी। और ये दोनों तरफ इसका इतलाक होता है कि जब एक बेटा माँ से बात कर रहा है या एक बेटी माँ से बात कर, दोनों तरफ से एक अच्छी राय दी जाए, गाइडेंस दी जाए इस घर को चलाने के लिए। मैं बताऊँ मदर्स का बहुत रोल है, दोनों साइड, लड़के का और लड़के की मदर, दोनों की मदर्स का बहुत रोल है। वो चाहे घर बनाए या घर बर्बाद करें, दोनों का बहुत रोल है। बिल्कुल ऐसे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ अपनी अम्मी से पूछ के करते हैं। मेरे बच्चों के लिए वो कपड़े हों या उनके लिए कोई स्टेशनरी हो, हर चीज़ छोटी से। ये बताएं आपकी सास की चॉइस कैसी है कपड़ों के मामले में? आपको क्या बताएं, अच्छा था। छोटी से छोटी चीज वो कहती हैं कि जो सबसे खराब हो वो लेके आओ, मेरे लिए सबसे अच्छी लेके आओ। मुनासिब वर्ड इस्तेमाल किया। कभी इकट्ठे शॉपिंग करने गई आप उनके साथ? बहुत दफा। Why don't you try having same suits? उन्होंने मेरी चॉइस मैटर ही नहीं करती ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो अच्छी चीज लेती हैं, अपने लिए अच्छी चीज पसंद करती हैं, तो आप कहें कि मामा जो आप या आंटी जो भी आप उन्हें कहती हैं, जो चीज आप अपने लिए पसंद करेंगी मैंने वही लेनी है, मैंने वही पहननी है, आप अपने लिए वो लेकर देखें। मैं तो वही लेती हूँ, मेरी कुछ अच्छा चीज अच्छी मिल रही है फिर? नहीं इतनी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन अभी आपने कहा कि चॉइस वो जरा अच्छी वाली चीज लेती हैं। मैंने कहा है कि वो ठीक चीज लेती हैं, लेकिन मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, वो तो मैं ऐसी कह रही थी, मतलब आपको पता है। अच्छा इस पे ऑन लाइटर नोट ज़ाहिर है, देखें हर बंदे की अपनी चॉइस है ना, आपकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी, हाँ दोनों के दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको उनकी चॉइस की, दैट्स ट्रू। आपके हस्बैंड ने इसको कैसे मैनेज किया या वो मैनेज नहीं कर पाए? वो मैनेज नहीं कर पाए थे, वो कह रहे चुपचाप सुन लो, वो सही कह रही है, वो बड़ी है, मैं फिर सुन ही लेती हूँ, और क्या। अब बताएं जी वो हस्बैंड। एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगी कि शादी से पहले जब आपका रिश्ता तय होता है, उससे पहले आपने लड़के के साथ मीटिंग्स करनी है, उनके ख़ानदान को मिलना आना जाना रखना है। आपको
अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लड़का इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन करने वाला है। लाइक शादी से पहले जो बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं कि आप कॉफ़ी पे जा सकते हैं कि नहीं पीने के लिए, या ये बात वो बात, आपको पता चल जाता है कि अगर ये बच्चा जो है मामाज बॉय है तो आप ऐसे रिश्ते को बिल्कुल मत उसको फिर अगर ठीक करने के लिए ये है कि आपको फिर कपल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लड़की भी चाहे लड़का भी चाहे, दोनों कपल काउंसलिंग करें। खाली ये ज्यादा मुनासिब बात है, बजाय ऐसे कि आप कहेंगे इनकार कर दो कि प्यार हो जाए किसी मामाज बॉय से किसी लड़की को, तो क्या करे बेचारी। हाँ, हो जाए तो फिर उसे उन्हें कपल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एक कॉलर है जो हमसे बात करते हैं, मोहम्मद फारूक के फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मसला है वो मदर फिक्सिंग है। मदर फिक्सिंग से अनड्यू फेवर टू द चाइल्ड। मदर फिक्सिंग मीन्स अनड्यू फेवर टू द चाइल्ड, इधर मेल और फीमेल। तो इस बात से वो ना मॉम बॉयज की जो स्टोरी है वो यही है कि वो हर इश्यूज पर उसको अपने साथ रखती है, उसके अपने सबॉर्डिनेट बनाकर रखती है, यानी अपना बेटा नहीं बनाकर रखती, उस सबॉर्डिनेट बनाकर के मेरे हुक्म की आपने तामील करनी है। सो पेरेंट्स की ये पर्सनल जो है लाइबिलिटी है कि उसकी एडवाइस करें। जब आपकी शादी होनी है, आप अपनी मिसेस का, अपने बेबी स्पाउस का पूरी तरह ख्याल रखें। ये नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा मुख्तसर है। अब जो हम काउंसलिंग इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मतलब डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, वो बच्चे ज्यादा होते हैं मामाज बेबी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माँ को नाराज किया, बाप को नाराज किया तो घर से निकाल देंगे, या हमारा वो मतलब जो एक्सपेंसेस जो है वो नहीं बेयर करेंगे। इसलिए लड़के का इंडिपेंडेंट होना, लड़के का अच्छी अर्निंग होना, वेल सेटल्ड होना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले हमेशा आप देखें लड़के पे फोकस करें, ना कि फैमिली पे ज़्यादा। लड़का अगर इंडिपेंडेंट है, उसमें हाँ उसमें अगर वो एबिलिटीज़ हैं, उसमें पोटेंशियल है, तो लड़के को देखें। बाप चाहे उसका जर्नैल भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के में खुद गट्स होने चाहिए जिसके साथ अपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर लड़का सोने का है और माँ बाप उसके कुछ नहीं है, आपका चल जाएगा। अगर माँ बाप उसके सोने के हीरे भी है ना, लड़का अगर कुछ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी हेल है। अच्छा, आप क्या टिप्स देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हमारे यहाँ अब काफ़ी हद तक जो पढ़ी लिखी क्लास है वो शादी से पहले आती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाती है। और फैमिली को साथ लेके आया कोई आज तक? हाँ, फैमिली के साथ आती है। और ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव, इवन सासें खुद लेके आ रही होती हैं कि हम ये बच्ची सिलेक्ट करें, इन दोनों को बिठा के देख लें। और ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। पहले एक गाइडेंस एंड न्यूट्रल पर्सन की जो प्रोफेशनली इस चीज़ में, उसे इवन हमारे बड़ा जो कोई बैठ जाता है और देखता है कि यार इन दोनों की आदत किस हद तक मैच करती हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेटरलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैम ने कहा ना, उसको हटा के फोकस टू द एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग, कि उसकी ट्रेड्स क्या हैं, आदात क्या हैं, किस तरह से बिहेव करता है। अगर इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन जो शादी में आने वाली है ना, वो नहीं आएंगी। शादी सी बातें में सिखाएंगे कि अच्छा शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है। ये मैरिज इंस्टीट्यूट एक ऐसा है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, हमारे बच्चों को नौकरी करना सिखा दी जाती है, बीवी से या खुद को बिहेव करना रिलेशनशिप के अंदर नहीं सिखाते कि आपको प्री काउंसलिंग दे। बल्कि मैंने बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, मतलब प्री मैरिज और प्री उसके ना सारे जो है ना आफ्टर मैरिज, ससुराल वालों के साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, इस पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत अहम है, ज़्यादा बात होनी चाहिए ताकि उनको वाकई मालूम हो कि आपने कैसे आगे चलना है। और अगर इशू आ जाए तो फिर बजाय इसके अपना रिश्ता आप खराब करें, एक रिस्पेक्टेबल वे में आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, फिक्स करें। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मसला जो हल हो नहीं सकता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजूद हम गुफ्तगू करते रहे। कॉलर्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर था। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस दिन के मनाने का मकसद क्या है कि खुराक की जो अहमियत है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जो अहमियत है, उसके बारे में आगाही हो और ऐसी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाए जिसके ज़रिए जो नाक़िस खुराक है उससे पैदा होने वाली बीमारियों की निशानदेही की जा सके और उससे बचाव यकीनी बनाया जा सके। अगर अपने मुल्क की बात हम करें, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के साथ यानी फूड इनसिक्योरिटी एक बड़ा मसला बन चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक 36% से ज़ायद आबादी को खुराक की कमी का सामना है। यानी हम जब अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसकी वजह से स्टंटिंग होती है, तो ये सब ज़ाहिर मसाइल हमें से नजर क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और ऑब्वियसली फूड सेफ्टी अगर हम बात करें तो फिर ज़ाहिर फूड सिक्योरिटी की भी साथ साथ बात होती है कि लोगों को खुराक मुहैया भी नहीं की जा रही होती है। उस सिलसिले में किस तरह से काम हो रहा है, इस हवाले से आज बात ज़रूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखवत इनके बानी है डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से आप किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त की फूड सेफ्टी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्या इजाफा हो रहा है या मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि ये फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी का जो मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का है। 2 अरब से ज़्यादा लोग हैं जिनको मुकम्मल खाना नहीं मिलता। चलें आप कह दें कि खाना तो मिल जाता है, लेकिन किसी को आधी रोटी मिलती है, किसी को ग़िज़ाई जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, बच्चों को दूध नहीं मिलता, उनको प्रोटीन्स नहीं मिलती। तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि 21वीं सदी में आकर भी हम ये कहें कि दुनिया में ग़िज़ा की किल्लत है। इंसान चांद पे पहुंच गया लेकिन अपने मसाइल का तो हल कर नहीं पाया। अब ये एक कंटेक्स्ट है। अब दूसरा ये कि इसका हल क्या है। हल इसका सर देखिए, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का फैसला कर लें तो हम एटम बम भी बना लेते हैं, हम समंदर की गहराइयों का सफर भी कर लेते हैं और हम खलाओं के ऊपर भी चले जाते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ पहली चीज़ तो यह है कि इसमें पॉलिटिकल विल की कमी है। हम रिसोर्सेज नहीं देते, शायद हम चाहते ही नहीं है कि हर शख्स को जो है वो अच्छी खुराक मिले और वो अपनी पोटेंशियल को पहुंचे और वो दुनिया का एक बेहतरीन शहरी बन सके। पर इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान जी डॉक्टर साहब प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अब इसी मसले को एक पूरी दुनिया में आलमी तनाज़ुर में देखने के बाद अगर हम पाकिस्तान की सतह पे देखें तो और भी दुख का आलम है। एक ज़रई मुल्क है, मतलब इसमें क्या कमी है। पहाड़ हैं, समंदर है, दरिया है, सहरा है, वादियाँ हैं, मौसम है, फिर भी हम ग़िज़ा अगर पैदा न करें तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी नालायकी की ही बात है। हमारे यहाँ 27, 28 या 30 मन फी एकड़ पैदावार ली जाती है गंदम की, दुनिया में 60-70 मन ली जाती है। आप सिर्फ इसी एक बात पे गौर कर लें कि अगर हम अपनी ग़िज़ाई जो प्रोडक्टिविटी है गंदम की वो 28 मन या 30 मन से बढ़ाकर 60 मन कर दें तो फिर कहाँ गुर्बत और कहाँ ग़िज़ाई कमी और कहाँ किल्लत रह जाए। ऐसा ही दूसरी चीज़ों में है। लाइव स्टॉक में हम दुनिया में 5वें नंबर की लाइव स्टॉक के हवाले से गिना जाता है हमें, लेकिन हमारी गाय या भैंस जो है वो कितना दूध देती है जी? 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, दुनिया में 20, 25, 30 किलो दूध देती है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी अगर लाइव स्टॉक में बढ़ जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी अगर गंदम की पैदावार में बढ़ जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी अगर राइस में बढ़ जाए, और फिर देखिए कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, 1300 किलोमीटर समंदर है और समंदर ग़िज़ाई जो है अज्जा से भरा पड़ा है, मछली है, हर तरह की चीज़ें, उसको हम क्यों नहीं करते, एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते उन रिसोर्सेज को। तो मैंने आपके सामने सिर्फ 3 मिसालें रखी हैं, गंदम, फिर उसके साथ हमने ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ग़िज़ाई जो समुंदर के हवाले से है, और इस तरीके से हम अपनी लाइव स्टॉक के हवाले से। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बिल्कुल इसके अलावा पोल्ट्री है, वो सब चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई कमी नहीं है, मौसम भी सारे हैं, लेकिन अब तो हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो मौसम भी बहुत बदल गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ बर्फ़बारी हो जाती है, जहाँ पर फसल खड़ी होती है वहाँ बारिश हो जाती है। अब ऐसे में पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी इस फूड इनसिक्योरिटी में, और उसके लिए हमने किया है फिर? जी यही बात है ना। सबसे पहले तो यह कि क्लाइमेट चेंज ने क्या हमें असर किया है या नहीं किया। नंबर 1, अगर असर किया है तो क्लाइमेट चेंज ने पॉजिटिवली भी असर किया है, नेगेटिवली भी असर किया है। अब यह है कि हमें उसके मुताबिक एक स्ट्रेटेजाइज करना है। देखें, तारीख का मुताला करें तो हर अहद में मुख्तलिफ वसाइल होते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात आती हैं, और इंसान अपने इल्म की बदौलत उन मुश्किलात को और उन मसाइल का हल ढूंढता है। दुरुस्त बात। अब देखिए ना, एनर्जी का एक क्राइसिस है, तो पाकिस्तान में अगर एनर्जी का क्राइसिस है तो ये भी मैं कहता हूँ दुख की बात है, इसलिए कि पाकिस्तान में इतना सूरज है, इतनी विंड है कि सूरज की रोशनी से हम सोलर एनर्जी ले सकते हैं और विंड से हम विंड एनर्जी ले सकते हैं, और इतना पानी है कि हम अगर डैम्स बनाना चाहें तो हाइडल एनर्जी ले सकते हैं। अब ये तीनों कुदरत कितनी फैयाज है कि उसने तीनों चीजें हमें, कुछ मुल्कों में सूरज ही नहीं निकलता और कुछ मुल्कों में ये पानी मुयस्सर नहीं है, कुछ मुल्कों में हवा नहीं, हमें सब कुछ मुयस्सर है। तो अब आप ये कहें कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से बारिशें होती, हर चीज़ का एक हल है। हम पानी का बेतरीका इस्तेमाल ना करें, हम स्प्रिंकलर्स के जरिए से अपनी ज़राअत करें, हम पानी के कम इस्तेमाल करें, हम अपनी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को, उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाएं।
हम अच्छी फसलें लेकर आएँ। बहुत ही अहम बात जिसकी आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरत है कि आपने किस तरह से इनिशिएटिव्स लेने और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारी क्या कैपेसिटीज़ हैं, हम किस तरह से हमारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती है, इन पर बात करना आज के दिन के हवाले से भी और हर दिन की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक अहम मौजू जिस पर हम बात करने वाले हैं, उस आज इस दिन की मुनासबत से ज़ाहिर है हम उस पर बात करें, समंदरों की अहमियत। और इसी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल की तरह समंदरों का जो दिन है वो आज मनाया जा रहा है। और खुदा की उन अजीम नेमतों की जब हम बात करते हैं, जिसमें ज़ाहिर समंदर एक नेमत है, लेकिन उसकी हिफाजत हमें कैसे करनी है, उस हिफाजत को यकीनी कैसे बनाना है, उस पर आगाही कैसे फैलानी है, इस पर बात होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस एक दिन हम पूरी दुनिया में शायद देखेंगे, स्पेशली उन मुल्कों में जहाँ पर कोस्टल लाइंस हैं, कि वहाँ पर इस दिन की अहमियत से मुतालिक बात होगी, सेमिनार्स होंगे। लेकिन जब हम समंदर की बात करें, खुराक, तवानाई, आमदरफ्त एक बड़ा ज़रिया है और इसी समंदर ने इंसानी तहजीब की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन चैलेंजेस बेशुमार हैं आज के समंदर को। चैलेंजेस क्या हैं, कैसे निपटा जा सकता है, कैसे निपटा जा रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की रिसर्चर हैं सना फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट सना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन की? क्या वाकई दुरुस्त बात है कि जिन मुल्कों में साहिल है वही इस पर बात करते हैं, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? जी, हर साल 8 जून को समंदर का आलमी दिन मनाया जाता है और इसका मकसद इंसानी ज़िंदगी में समंदर की अहमियत को उजागर करना है और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करना है और लोगों को आगाही फराहम करना है कि समंदर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन ममालिक में से है जिसके पास साहिल समंदर मौजूद है। दुनिया में 44 ऐसे ममालिक हैं जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं और उनका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है समंदर तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समंदर से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर नहीं होते। इंसानी ज़िंदगी और समंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर असरात मुरतब करते हैं। और पाकिस्तान के लिए तो समंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान की जितनी भी तिजारत है, इसकी आमदोरफ्त है, वो भी समंदर के थ्रू ही होती है। और जो ट्रेड है हमारी, चाहे वो एडिबल ऑयल्स की है या रिसोर्सेज की है या एनर्जी की है, ये समंदर के थ्रू होती है और समंदर हमें एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। आई गेस फॉरेन पॉलिसी भी डिफाइन कर रहा है समंदर। जैसे बहुत से मुल्क जिनको जो अपने खुद का 44 ममालिक जिनको जो लैंड लॉक्ड है, इवन कुछ ममालिक ऐसे जिनको चाहिए कि वो डबल एक्सेस हो जाए समंदर का। चाइना इज़ वन बिग एग्जाम्पल फॉर दैट कि आपकी बाकी जो पॉलिसी है वो भी डिफाइन कर रहा है समंदर। अच्छा, ऐसे में जब हम आज के दौर की बात करते हैं, जैसे हमने मुतासर किया है पूरी दुनिया को, ज़रा हमने समंदर को भी मुतासर किया है, इस वक्त समंदर को चैलेंजेस क्या हैं? जी, समंदर को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस लाहक है, बहुत सारे ख़तरात लाहक है, जिसमें सबसे बड़ा ख़तरा आलूदगी का है। और समंदर की आलूदगी हमेशा ज़मीन की आलूदगी से शुरू होती है। हम लोग जो कुछ भी ज़मीन पर करते हैं उसका असर समंदर पर मुरतब होता है। तो जो खाद इस्तेमाल की जाती है, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये नदियों, नालों और दरियाओं के साथ समंदर में दाखिल होता है और ना सिर्फ पानी को आलूदा करता है बल्कि उसके अंदर रहने वाले जो जानदार हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी एक मनफी असर मुरतब करता है। इसके अलावा ये है कि हमारी जो ओवर फिशिंग है या एक्सेसिव जो मछली का हम शिकार करते हैं, इसका भी एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट समंदर पर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए समंदर पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जो अपनी खुराक के लिए समंदर पर डिपेंडेंट है। तो जब हम लोग ओवर फिशिंग करते हैं तो जो समंदर का एक फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं इंश्योर हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे ख़तरात लाहक है। उसके बाद मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, इसके भी बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट समंदर पर होते हैं। वो हो रहा होता है। ऐसे में हम कर क्या रहे हैं? हम सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? जी,
अच्छा, हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो समंदर पर एक बहुत बड़ा असर उसका हो सकता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। प्लास्टिक के इस्तेमाल के बजाय हम लोग रीयूजेबल चीज़ें या सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बॉटल्स की जगह कांच की बोतल का इस्तेमाल करें, जो कि बार बार वॉशेबल है, यूज़ हो सकती है। इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स की जगह फैब्रिक बैग्स का इस्तेमाल करें, ग्रोसरीज़ के लिए या ख़रीदारी के लिए। इसके अलावा ये है कि इंडिविजुअली हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। समंदर एक कूड़ादान नहीं है, ये डंपिंग यार्ड नहीं है जहाँ पे सारा अनट्रीटेड मटेरियल, सॉलिड वेस्ट वगैरह जाता है, बल्कि ये हमारे लिए एक कुदरती वसाइल है और हमें इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उनका भी ये किरदार है कि उनको चाहिए कि मार्केट में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो सस्टेनेबल हों, रीयूजेबल हों, क्योंकि लोग तो वही खरीदते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। तो मार्केट में अच्छे मटेरियल, रीयूजेबल मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल लाना बहुत इसके लिए पॉलिसी बने और उस पर भी सख्त से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि हम हर चंद महीने बाद या हर नई गवर्नमेंट में ही देख लेते हैं कि जी प्लास्टिक पर पाबंदी, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन तो हमें नजर ही नहीं आ रही होती है, और उसके बाद शायद रोकने वाला भी कोई नहीं होता, या एक सूबे तक हम महदूद देख रहे होते हैं, एक इलाके तक कि जी इस इलाके में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, अदरवाइज नजर नहीं आ। लेकिन मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूँगी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स वो खुद से भी ले रहे हैं कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो आपको प्लास्टिक के बैग्स वहाँ पर आपको नजर नहीं आते, और वो बैग अगर आपने लेना वो चार्ज करते हैं ताकि आपको एक कॉस्ट उसकी बढ़े। आपको पता हो, आप अपना बैग साथ लेकर आए, जो हर मुल्क में हम देख रहे होते हैं, तकरीबन ऐसा हो रहा होता है कि आप अगर ग्रोसरी के लिए भी जाते हैं तो आप घर से अपना बैग लेकर जाते हैं और उसके बाद आप जो है उसको संभाल कर रखते हैं। आई रिमेंबर सबीन के गिलगित में एक दफ़ा ये बैन लगा था, बहुत अच्छी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी कुछ अरसे के लिए। रिसेंटली पंजाब में लगा है। हमने देखा है बैन टाइम टू टाइम लगे ज़रूर हैं, लेकिन जब तक हम ऑल्टरनेट की तरफ काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप नान लेने जाते हैं तो ज़रा वो शॉपर में दे रहे हैं, दूध लेने जाएँ थैली में दे रहे हैं, तो जब तक ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाएंगे तब तक काम ख़राब ही होगा। अच्छा, ऐसे में सना, चूँकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स से आपका ताल्लुक है, आप रिसर्चर है वहाँ पर, नीमा क्या कर रहा है इस सिलसिले में, क्या क्या इनिशिएटिव्स नीमा ने लिए हैं? नीमा दो तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले तो नीमा आगाही फराहम कर रहा है, डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यूथ को इंगेज करें। हम लोग स्टूडेंट्स को इंगेज करें, जो यंगस्टर्स हैं उनको एजुकेट करें कि ओशंस को किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं और इनका हल क्या है, इन मसाइल का हल क्या है। और दूसरा जो किरदार है नीमा का, वो ये है कि वो पॉलिसी लेवल इनपुट देता है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जो मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, एकेडेमिया है, सब एक ही टेबल पर बैठकर डिस्कशन कर सकें, और फिर जो हमारी पॉलिसी लेवल इनपुट होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट, फैक्चुअल और डाटा ओरिएंटेड होती है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रिसर्च है, पहले तो रिसर्च होती ही नहीं है, और अगर हो तो फिर उसकी एक्यूरेसी पे एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा रहता है। लेकिन नीमा की जो रिसर्च है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, और तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वी मेक श्योर कि जो नॉलेज हम आवाम तक लेकर आ रहे हैं, जो नॉलेज हम एकेडेमिया को दे रहे हैं या पॉलिसीज़ आगे रिकमेंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। बिल्कुल ठीक है सना, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे इस अहम दिन की मुनासबत से हमसे गुफ्तगू थी। और जिस तरह हमने आगाज़ भी किया था कि समंदर बिल्कुल हमारे साथ एक ऐसे हैं जैसे अल्लाह की नेमत, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें सीखना है, और ज़्यादा सीखना है चूँकि हमने ज़्यादा मुतासर किया है उसको। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।